गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम लोग आगे शुरू करेंगे आज जॉइंट सेटिंग। पहले हम लोग जॉइंट सेटिंग देख लेते हैं, संयुक्त बैठक। इसके बाद हम लोग जो बिल के प्रकार पिछली कक्षा में पढ़े थे वो कंटिन्यू करेंगे। बेहतर समझ में तभी आ पाएगा। तो हमें अभी जरूरत है संयुक्त बैठक की, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करते हैं संयुक्त बैठक। जॉइंट सीटिंग होता क्या है, पहले तो इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ये क्या होती है जॉइंट सेटिंग? जॉइंट सेटिंग का मतलब ये है जब संसद के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। जब संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक साथ दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। मतलब अगर एग्जाम्पल के रूप में लेना है तो जैसे राज्यसभा है, तो यहाँ पर कितने सदस्य हैं? मौजूदा स्ट्रेंथ 245 और लोकसभा की 543। इनकी अलग अलग बैठकें होती है सामान्य रूप से। अगर कोई बिल पास करना है तो पहले चाहे यहाँ लाया गया फिर यहाँ भेजा जाएगा, यहाँ पास होगा, या यहाँ लाया गया बिल को फिर यहाँ ट्रांसफर किया गया, यहाँ पास किया जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के सदस्य एक जगह पर कितने हो गए? 788, 5 3 8 4 4 8, ये 788 सदस्य एक साथ बैठेंगे, ये हो गई संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट का मतलब दोनों सदन बैठ रहे हैं। अगर जब दोनों सदन बैठ रहे हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। ज्वाइंट सिटिंग हो गई, तो पहले बुलाने शुरू करते हैं इसका। ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? तो जो सेशन बुलाता है वही बुलाएगा। कौन बुलाता है सेशन को, सत्रों को? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, चाहे ज्वाइंट हो या नॉर्मल हो। अब ये सत्र बुलाया गया, तो इसकी जब बुलाया गया तो क्यों बुलाया जाता है या कब बुलाया जाता है? यह सदन कब बुलाया जाता है, मतलब ये बैठक कब होती है? बेहतर संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब दोनों सदनों के मध्य किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? गतिरोध।
इंग्लिश में बोलते हैं डेडलॉक। तब जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इस गतिरोध को खत्म करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का बुलाई जाती है। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा गतिरोध कब होता है। पहली बात, एक स्थिति तब बनती है, मान लीजिए कि लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक, यहाँ पर बिल पास कर दिया गया, बिल विधेयक पास्ड, फिर यहाँ ट्रांसफर किया गया, इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक कंडीशन, तब बुलाएंगे। दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये मान लीजिए लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक, यहां से बिल पास किया गया, पारित किया गया या ओके कर दिया गया। ठीक, यहाँ इस तरफ आया, यहाँ इन्होंने संशोधन किया, बिल में संशोधन करके पारित। जब संशोधन होता है तो ऐसी स्थिति में ये बिल फिर से यहाँ आता है इस संशोधन को पारित करने के लिए, ये संशोधन के लिए यहाँ पारित किया जाए। अब इस संशोधन पर ये सहमत नहीं है, संशोधन पर असहमत, तो ये डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होगी, तब बुलाया जाएगा। और तीसरी स्थिति होती है तब जब पारित किए गए एक सदन ने, कोई भी सदन हो सकता है, एक सदन द्वारा पारित और दूसरा सदन उस पर 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो ये 3 स्थिति हैं जब बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग। जब ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक होगी, सदन चलेगा, तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा स्पीकर। हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा लोगों के द्वारा चुनी गई। अगर ये एब्सेंट है तो इसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर, मतलब कहानी स्टोरी कहाँ शुरू होगी? स्पीकर से। डिप्टी स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष। ये भी अगर ना हो तब राज्यसभा पहुंचेंगे, लेकिन राज्यसभा में वाइस चेयरमैन करेगा कौन? उपसभापति। इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये हो गया क्रम अध्यक्षता का। नेक्स्ट क्या है, यहां पर जब बिल लाया जाएगा तो बिल कैसे पारित होगा? बिल पारित किया जाएगा कैसे? साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी द्वारा। और हमें यहाँ पर ये जानना होगा कब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, किन मामलों में
संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये कौन से मामले हैं जब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? पहला मामला है अगर धन विधेयक लाया गया है, धन विधेयक के संदर्भ में। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। इन दोनों के मामलों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, नहीं बुलाई जा सकती। और इसका मतलब ये है कि संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक जो होते हैं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो होता है, उसके लिए बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों के लिए बुलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मान लीजिए संयुक्त बैठक बुलाई गई, ठीक है, और कभी-कभी क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाने का जो नोटिफिकेशन है, कौन जारी करता है? सम्मन करता है कौन? राष्ट्रपति। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ जहाँ पर सम्मन लिखा गया था। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं इसको। जब राष्ट्रपति बुलाता है, मान लीजिए इसकी अधिसूचना जारी हो गई, इसकी अधिसूचना अधिसूचना जारी हो गई संयुक्त बैठक की, ठीक, और इसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाए, इसके बाद लोकसभा का विघटन। ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर जब नई लोकसभा आएगी तो संयुक्त बैठक होगी, नई लोकसभा के साथ। जब नई लोकसभा आएगी तो उसी विधेयक पर, उसी विधेयक के लिए। ये बात नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग एक बात और यहाँ पर नोट करते हैं कि संयुक्त बैठक किन मामलों में बुलाई गई हमारे यहाँ। संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई? तो ये अब तक बुलाई गई 3 मामलों में। पहला मामला है दहेज अधिनियम का, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। दूसरी बार बैंकिंग अधिनियम के संदर्भ में बुलाई गई थी। और तीसरा बुलाया गया था कोटा में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इन 3 मामलों में अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब आगे चलते हैं, कब बिल समाप्त हो जाते हैं? साधारण विधेयक की समाप्ति कब हो जाती है? तो पहली बात यह है कि जैसे लोकसभा का जो विघटन होता है, सारी बातें उसी से जुड़ी हुई हैं। कोई भी बिल जो लोकसभा से गुजर चुका है वो विघटित हो जाएगा। पहली कंडीशन मान लीजिए लोकसभा में पेंडिंग है,
लोकसभा में पेंडिंग है तो खत्म ही हो जाना है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में पेंडिंग। लोकसभा से गुजर चुका है, खत्म हो जाएगा। तीसरा हो सकता है राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा में पेंडिंग। जो लोकसभा से संपर्क जिसका हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। चौथा, ये 3 हो गए समाप्त। अब चौथी कंडीशन क्या है? राज्यसभा में पेंडिंग। राज्यसभा में पेंडिंग है तो ये बचा रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। एक कंडीशन और हो सकती है, दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति के पास पेंडिंग। राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, ये भी खत्म नहीं होगा बिल। एक कंडीशन और है, दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए। दोनों सदनों में गतिरोध होने के बाद क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी हो जाए, जो अभी ऊपर समझा रहे थे कि अधिसूचना जारी होने के बाद यदि लोकसभा का विघटन होता है तो, यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो भी बिल समाप्त नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है। यहाँ पर बिल खत्म नहीं होंगे, ये 3 कंडीशन है। विधेयक जिंदा रहेगा, विधेयक बना रहेगा, और ये 3 कंडीशन ऊपर की हैं जब बिल समाप्त हो जाएगा। तो ये हमने ज्वाइंट सिटिंग के बारे में समझ लिया और विधेयक की समाप्ति के बारे में जान लिया कि कब समाप्त होते हैं और कब नहीं समाप्त होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला विधेयक देखते हैं, मनी बिल, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक क्या होता है? मनी बिल, इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। मनी तो आप लोग समझ गए होंगे। धन विधेयक, जहां धन से जुड़ा हुआ मामला। धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है? किसे धन विधेयक कहा जाएगा, ये कहां लिखा हुआ है? धन विधेयक की परिभाषा, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 110 में। क्या लिखा हुआ है? तो धन विधेयक क्या है, इसके बारे में कुछ बातें पता हूं। जैसे कोई टैक्स लगाया गया, कर आरोपित करना, या संचित निधि से धन निकालना, या संचित निधि में धन जमा करना, या
सरकार द्वारा उधार लेना, या उसकी गारंटी से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, राजस्व या व्यय के लेखे से संबंधित विषय। राजस्व या व्यय के लेखे से, व्यय के अकाउंट से जुड़ा हुआ विषय। ये हैं, इसे अनुच्छेद 110 में डिफाइन किया गया है कि धन विधेयक क्या होते हैं। तो मोटी-मोटी बातें ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो बिल होता है, तो बिल के बारे में कुछ खास बातें होती हैं। तो जो धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 109 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धन विधेयक की प्रस्तुति कहाँ होती है, कैसे होती है? तो धन विधेयक को 2 शर्तें यहाँ हमें याद रखनी, 2-3 शर्तें। नंबर 1, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत करेंगे, पहली बात सरकार प्रस्तुत करेगी। दूसरी बात, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संदर्भ में, इस मामले में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होगा। कौन लेता है निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष, कोई और नहीं करेगा। ये 3 इसकी शर्तें हैं। चौथी शर्त में क्या होता है? जब लोकसभा में पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया प्रस्ताव धन विधेयक को, तो यहाँ पारित करके दूसरे सदन भेजा जाएगा। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो जब दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तो यहाँ पर क्या याद रखना है? एक तो ये लोकसभा अध्यक्ष याद रखना है, केवल लोकसभा याद रखना है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति याद रखनी है। तीसरी बात इसमें ये याद रखनी है, राज्यसभा केवल चर्चा कर सकता है धन विधेयक पर। एक बात। दूसरी बात, इसमें संशोधन का सुझाव दे सकता है राज्यसभा। मान लीजिए धन विधेयक अब राज्यसभा में आ गया, अब क्या होगा? यहाँ राज्यसभा में आने के बाद राज्यसभा इस पर चर्चा कर सकता है। राज्यसभा संशोधन सुझाव
सुझाव से बेहतर सिफारिश। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब मानने के लिए बाध्य नहीं होता ही इसका मतलब क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे? नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी यहाँ पर। तीसरी बात, राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। इसके बाद विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मतलब ये हुआ, अर्थात धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति बेहद सीमित है। यह बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है। तो ये हो गया धन विधेयक के मामले में कैसे प्रक्रिया की जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक मतलब फाइनेंस बिल। ये क्या होते हैं? वित्त मतलब धन से जुड़े हुए जो विधेयक होते हैं। प्रावधान है अनुच्छेद 117 में। दो वर्ग दिए गए हैं विधेयक के यहाँ पर। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) इसे बोलते हैं वित्त विधेयक इसमें हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अनुच्छेद 117 में है, दो विधेयक है इसमें। एक आता है श्रेणी ए का विधेयक, एक को बोलते हैं श्रेणी बी का विधेयक। श्रेणी ए वाला जो विधेयक है अनुच्छेद 117(1) में है, और श्रेणी बी का अनुच्छेद 117(3) में वर्णित है। तो पहले हम देखते हैं श्रेणी ए का विधेयक। ये जो विधेयक होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि इस विधेयक में धन विधेयक की बातें होती हैं। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है उसकी कुछ बातें, प्लस साधारण विधेयक की ज्यादा बातें होती हैं। ये हो गया आपका वित्त विधेयक। और जब ऐसा होगा तो देखिए धन विधेयक है, तो धन विधेयक के कुछ लक्षणों होने की वजह से कुछ प्रोसेस चेंज होगा। धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश करेंगे।
प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी बात, केवल लोकसभा में पेश करेंगे। ठीक, बाकी ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। दोनों में ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 117(3) में जो श्रेणी बी का वित्त विधेयक है, उसमें ज्यादा बातें साधारण विधेयक की होती हैं। यह साधारण विधेयक जैसा विधेयक होता है। साधारण विधेयक ही होता है, किंतु लेकिन भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि से धन खर्च से संबंधित होता है। अब इसलिए धन खर्च से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है और दोनों में ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर मामला कोई भी है तो दोनों में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है कि दोनों ही मामलों में। ठीक है, यहाँ एक बात हम नोट करेंगे, क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगर सिलोजी में समझा जाए, ये गोला हो गया, रेड हमने जो बनाया है, ये है वित्त विधेयक। तो ये है धन विधेयक, ये ऐसे कर लिए तीन हमने। तो ये हो गया आपका गोला धन विधेयक। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो आप हमारी बात पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। और इन दोनों को आप फर्स्ट और सेकंड श्रेणी ए एंड बी के विधेयक, ये आपने विधेयक के बारे में जाना कि क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो समझना है यहाँ पे, इसी के साथ हम लोग यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसको भी समझ लेते हैं, भारत की संचित निधि को। या उसको हम लोग बजट के साथ देखते हैं, अगर पढ़ेंगे तो बजट के साथ देखते हैं। ठीक है, हम आगे इसमें देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ये कौन से विधेयक होते हैं? संविधान संशोधन, पहली बात तो संविधान के भाग कौन से जुड़े हुए हैं? संविधान के भाग 20 में उल्लिखित है। और अनुच्छेद कौन सा है? एक ही अनुच्छेद है, उसका नाम है
368। दो बातें आपको यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संविधान संशोधन का उल्लेख कहाँ पर है, किस संविधान में है। तो उसका नाम ही है अमेंडमेंट, भाग 20 संविधान संशोधन। तो संविधान के किसी भाग में संविधान के किसी भाग में संशोधन करने के लिए लाया जाने वाला विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। संशोधन संविधान में किस प्रकार का हो सकता है कुछ ऐड करना हो, ये भी संशोधन है। हो सकता है कुछ डिलीट करना हो, मतलब ये कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो संविधान में। ऐड करना है या डिलीट करना है, या कुछ ऐड करना है तो उसको एक इंसर्ट बोलते हैं, ये भी वही है। तो इंसर्शन, डिलीशन या एडिशन, ये सब संशोधन का पार्ट है। कुछ भी करना है संविधान में, इन तीन में तो हमें संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधान संशोधन जो भाग 18 के तहत है, भाग 18 के अंतर्गत संविधान संशोधन के प्रकार। तो पहला प्रकार है, अगर कोई बिल लाया गया तो उसको पास करने के लिए, पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत। तो जो संविधान संशोधन का प्रकार में पहला है विशेष बहुमत द्वारा होने वाला संशोधन। विशेष बहुमत मतलब 2/3 उपस्थित एंड मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3। और ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, संविधान का अधिकांश भाग इससे संशोधित हो सकता है। दूसरे प्रकार का है विशेष बहुमत ये विशेष बहुमत इस संसद की बात हो रही है, क्योंकि कोई विधेयक संसद में लाया जाएगा। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, मतलब कुछ ऐसे संविधान संशोधन विधेयक होते हैं जिसमें संसद में विशेष बहुमत, ये संसद में विशेष बहुमत से और आधे राज्यों की सहमति 50% राज्य सहमत हों उससे, और सहमति के लिए साधारण बहुमत से पारित करना होता है राज्यों को अपनी विधानसभाओं में। इसमें कौन से विधेयक आते हैं, जैसे जो संघीय ढांचा से जुड़े होते हैं, संघ राज्य संबंधों से जुड़े हुए, जैसे
विषय वाला मामला, कोई विषय ट्रांसफर करना है। दूसरा जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करना। उच्च न्यायालयों की शक्ति को परिवर्तन किसी प्रकार का, तो इसमें जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इन मामलों में क्या होता है, कुछ विशेष जो नियम लागू होते हैं वो क्या क्या हैं। पहली बात यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या अनुशंसा नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। संयुक्त बैठक केवल धन विधेयक में है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं, संशोधन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमारी यहाँ पे खत्म होती हैं। और चौथी बात, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संविधान का हिस्सा बन जाता है। वह संशोधन जो किया गया है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे संविधान संशोधन के, जैसे जैसे 42वां संशोधन, ये कब पारित किया गया था, 1976 में। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने संविधान के बड़े भाग में परिवर्तन किया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। छोटा मोटा संविधान है ये संशोधन। इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जैसे मूल कर्तव्य जोड़े गए। कौन सा आर्टिकल? भाग 4A, आर्टिकल 51A या 4 का 51 का। डीपीएसपी में चेंज किए गए। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। जैसे 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया और 48A जोड़ा गया। ये 3 इंसर्ट किए गए संविधान में। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं 97th अमेंडमेंट, जिसमें क्या किया गया था, यह सहकारिता से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सहकारी समिति से संबंधित था। इसके द्वारा एक भाग जोड़ा गया, कौन सा, 9B, और फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया अनुच्छेद 19 में।
19C, जहां संघ बनाने की स्वतंत्रता थी, संघ बनाने की, उसी में ऐड किया गया क्या, सहकारी समिति। तो ये अधिकार हो गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार या बनाने की स्वतंत्रता दी गई। और इसी के द्वारा डीपीएसपी में चेंज किया गया। आर्टिकल 43 बी इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया। तो इस तरह से हमने संविधान संशोधन को देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं, बजट के बारे में जानते हैं कुछ बातें। क्या है बजट के बारे में? पहली बात तो ये है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो कौन सा शब्द है? बजट की जगह शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में। जब बजट पेश किया जाता है तो बजट के तो जो बजट होता है पेश किया जाता है, इसमें जो खर्च होते हैं दो भागों में पेश किया जाता है। एक भाग होता है भारित व्यय का, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर। बाकी होते हैं अन्य। तो चार्ज एक्सपेंडिचर किस मामले में भिन्न होता है? ये जो एक्सपेंडिचर होता है इस पर वोटिंग नहीं होती है। जब पेश किया जाएगा सदन में तो वोट नहीं होता है इस पर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यय शामिल हैं? जैसे हमारा जो राष्ट्रपति है उसके वेतन भत्ते, ये सारे इसमें शामिल हैं। प्लस विधायिका के दोनों जो सदन है संसद, उनके जो दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, संसद के पीठासीन अधिकारी, एक शब्द में लिखेंगे तो आपको याद करने में कौन कौन से लोग इसमें आएंगे? एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा आता है संसद में। तो लोकसभा में दो लोग होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। वैसे ही राज्यसभा में दो लोग हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। तीसरे नंबर पर कौन आता है इसमें जो चार्ज एक्सपेंडिचर है? सीएजी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद आते हैं जजेज।
सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका वेतन, भत्ता, पेंशन जो भी है वो। फिर आते हैं हाई कोर्ट के जज की पेंशन। यहाँ याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जज का जो वेतन होता है राज्य सरकार देती है। ये वहां पर चार्ज होता है। तो ये हो गए चार्ज एक्सपेंडिचर। इसके अलावा सरकार जो लोन लेती है, ऋण ब्याज जो सरकार लेगी वो, प्लस सरकार के ऊपर कुछ जैसे कास्ट लगाती है सरकार, जो कोर्ट वगैरह है वो आता है। तो ये हो गए मेन चार्ज एक्सपेंडिचर, जो आपसे पूछा जाता है सो याद रखेंगे। अब यहाँ चूंकि बजट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ शब्द जो इससे जुड़े हुए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ग्रांट्स होती हैं विभिन्न प्रकार की। कौन कौन सी ग्रांट्स होती हैं? पहले देखते हैं, एक होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। इसको इंग्लिश में याद करेंगे, समझने में आसानी रहेगी। सप्लीमेंट्री मतलब पहले से कुछ लिया था उसमें कम पड़ गया। मतलब जो बजट में स्वीकृत राशि, कोई योजना थी, किसी योजना के लिए स्वीकृत राशि में कमी होने पर यह ग्रांट सरकार द्वारा सभी ग्रांट सरकार के द्वारा पेश की जाती है, सरकार द्वारा पेश की जाती है। जैसे मान लीजिए कि सुकन्या योजना थी, आगे इसी योजना से हम लोग समझ लेंगे। सुकन्या योजना थी, ठीक है, इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए 25-26 के लिए, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन जुलाई या अगस्त में आए, अगस्त में ऐसा लग रहा है कि 50 करोड़ रुपए और चाहिए, तब ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए सरकार लाएगी सप्लीमेंट्री ग्रांट, क्योंकि ये तो सरकार को पैसा मिला था बजट से, सैंक्शन हो गया था, तो इसके लिए सरकार लाएगी सप्लीमेंट्री ग्रांट। दूसरा क्या हो गया? एडिशनल ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान बोलते हैं। ये कब? कोई नई योजना चालू करने के लिए, नई योजना के लिए जो बजट में नहीं थी, जो बजट में प्रावधान नहीं था, जो बजट में नहीं थी। मतलब कोई ऐसा खर्च आ गया जो बजट में नहीं बताया था, अब आ गया है, उसके लिए पैसा चाहिए तो सरकार एडिशनल ग्रांट पेश करेगी। तीसरा, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो मान लीजिए सरकार को सर्व शिक्षा अभियान, एसएस से सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा मिला 50 करोड़ बजट में। सारा पैसा बजट में ही मिलता है, और इन्होंने क्या किया? 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये 10 करोड़ रुपए जो ज्यादा खर्च किए हैं, इसके लिए सरकार जो है सदन की अनुमति, लोकसभा की अनुमति लेनी होगी। तो ये 10 करोड़ के लिए क्या लाएंगे? एक्सेस ग्रांट।
ठीक। नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है? सरकार जैसे जब बजट लाती है तो 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं बजट को पारित होने में। तब तक खर्च कैसे चलेगा? तो उसी के लिए लाती है कि 2 माह के लिए खर्च के लिए जो बजट पारित होने में समय लगता है, तो तब तक खर्च कैसे चलेगा? होने में समय लगता है। इस वजह से तब तक खर्च चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट आता है। अब तो बजट आता है फरवरी में, ठीक है। पास होते-होते मई हो जाती है, अप्रैल में हो जाता है। तो और नया फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो अप्रैल से लेके मई तक खर्चा कैसे चलेगा सरकार का? इसके लिए लाया जाता है वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है वोट ऑन क्रेडिट। ये सरकार के लिए चेक होता है। के लिए ब्लैंक चेक है। मतलब कोई ऐसा खर्चा पड़ता है, कोई ऐसी स्थिति आ गई है जब अचानक खर्च करना पड़ जाए, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, आकस्मिक खर्च कोई आ जाए, तो ये एडवांस में सरकार लेके रखती है, उसको बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट। ये सरकार के कुछ विशेष खर्च होते हैं, विशेष खर्चों के लिए, जिसका उल्लेख बजट में नहीं होता है। उन खर्चों के लिए एक्सेप्शनल ग्रांट सरकार पेश करती है। तो ये हो गए सारी ग्रांट्स। नेक्स्ट आता है विनियोग बिल। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। सभी ग्रांट्स जो होती है ना, सरकार के द्वारा जो खर्च करना होता है, सरकार को अपने खर्च की अनुमति लेने के लिए यह बिल पेश किया जाता है। और इसमें होता क्या है, सरकार की जो ग्रांट्स होती हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, सभी मंत्रालयों की सामूहिक रूप से रखा जाता है। और जब ये सैंक्शन हो जाता है, जब ये अप्रोप्रिएशन बिल पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, सभी बिल में राष्ट्रपति की सहमति चाहिए ही होती है।
और तब इसके बाद सरकार पैसा खर्च कर सकती है। सरकार पैसा रखती कहाँ है? सरकार का पैसा होता है संचित निधि में। सरकार अपना पैसा रखती है कहाँ? संचित निधि में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। और इसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान किया गया है। तो सरकार अपने सभी जो सरकार को मिलते हैं पैसे, सरकार को मिलने वाला टैक्स यही जमा होता है। और सरकार जो ऋण लेती है वो भी यही जमा होता है, वो यही जमा होगा इसी खाते में। प्लस सरकार जो खर्च करती है वो यहीं से खर्च करती है, सब यहीं से होगा। सरकारी पैसा सारा इसी में होता है। ये हो गया संचित निधि के बारे में, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। एक और होता है, यहां से पैसा खर्च करने के लिए सर जो है बिना संसद की अनुमति के बिना संसद की अनुमति के यहां से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये खास बात है। एक और खाता होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यह भारत का सार्वजनिक खाता, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 266 के क्लॉज 2 में है। वो 66(1) में है, 266(1). और यहाँ पर लोग जो पैसा अपना जमा करते हैं, आम लोग, वो उनका पैसा जमा होता है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि का पैसा यहीं जमा होता है। तो लोगों का पैसा होता है यहाँ जमा होता है। जो किसका पैसा होता है? आम जनता का पैसा होता है। जैसे जो लोग डिमांड ड्राफ्ट भेजते हैं, जैसे डाक खाते के थ्रू पैसा भेजते हैं, तो वो यही जमा होता है, फिर यहाँ पर निकाल के दिया जाता है लोगों को। तो इसमें से खर्च करने के लिए यहाँ से खर्च करने के लिए सरकार को संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। इसका मतलब संसद का इस पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सरकार को यहाँ पैसा बाद में जमा करना पड़ता है। तो ये हो गई
अब हम समझते हैं कुछ प्रस्तावों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव। जैसे जब बजट आता है तो कई प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, तो उसमें हम कटौती प्रस्ताव के बारे में जानते हैं जो बजट से जुड़े हुए हैं। कट मोशन बोलते हैं। तो कई प्रकार के कट मोशन होते हैं, कई क्या 3 प्रकार के। एक होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत प्रस्ताव। मोशन आगे लिख लेंगे। इसमें क्या होता है, ये प्रस्ताव जब लोकसभा में लाया जाता है, इसका मतलब होता है कि लोकसभा सरकार की नीतियों से असहमत है। सरकार की नीतियों से असहमत। तो असहमति, लेकिन कैसे? तो सरकार जो पैसा मांगती है, डिमांड फॉर ग्रांट जो होती है, उसको घटाकर 1 रुपए कर देते हैं। जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो इसमें प्रपोजल होता है कि मान लीजिए कि 100 करोड़ मांगे थे, सरकार ने मांगा कोई योजना के लिए 100 करोड़, और उसकी योजना की जो जो बनाई है वही नहीं अच्छी है, तो सदन कहा ऐसा है 100 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए ले जाओ। तो ये हो गया आपका पॉलिसी कट होता है ये। दूसरा होता है इकोनॉमी कट। मित व्यय कटौती। मित व्यय का मतलब होता है कम खर्च करना। यहाँ भी लोकसभा में ये वाला जब आता है, इसका मतलब होता है कुछ निर्धारित अमाउंट में कटौती की जाती है। जैसे 20 करोड़ मांगे थे तो 19 करोड़ रुपए दे दिया। कटौती कितनी की? 1 करोड़ की। तो ये हो गया इकोनॉमी कट की पैसा 20 करोड़ ज्यादा है, थोड़ा कम खर्च करो। ये होता है आपका इकोनॉमी कट। एक होता है टोकन कट। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या करती है सरकार? 100 रुपए की कटौती करती है। सरकार नहीं, संसद। 100 रुपए की सांकेतिक कटौती की जाती है। ये हो गया आपके कट मोशंस। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। रेस्ट ऑफ कुछ प्रस्ताव हैं वो कल हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।